विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम लोग टोटल इकोनॉमिक्स के 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं, यानी कि टोटल 10 MCQ हम लोग लेंगे। और ये 10 MCQ में से जो 5 MCQ है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का, और जो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का। तो चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स मेंशन किया है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र 2013 में साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट से जितने भी सवाल किए गए थे ये वही सारे सवाल हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड इट। ये किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है, यानी कि इकोनॉमिक्स या साइंस ऑफ वेल्थ। यानी कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने कहा था कि एडम स्मिथ ने यह कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, कि एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं वो एडम स्मिथ हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये बात क्लियर हो गई। लेकिन इनका जो है किताब भी पूछा जाता है, किताब इनका जो है कौन सा है, इस बात को भी पूछा गया है कई बार। कब प्रकाशित हुआ था, है ना, ये सब भी विचार आपसे पूछे जाते हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशन, आप किताब का नाम ध्यान रखिएगा, क्या, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ यहाँ पर नेशन, ये था किताब का नाम, वेल्थ ऑफ नेशन। और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब एक सवाल और बन रहा है कि यहाँ जो किताब का नाम हमने लिखा है वेल्थ ऑफ नेशंस, तो यहाँ बताइएगा ये किताब कब प्रकाशित हुआ था। तो किताब का प्रकाशन हुआ था कब, तो यहाँ पर 1776 ईस्वी में। कब हुआ था, 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ की किताब जो है ना वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई थी। कब, 1776 ईस्वी में। और एडम स्मिथ को ही हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि माइक्रो जिसका अर्थ होता है क्या, बताइए, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्धृत हुआ है। उद्धृत होने का मतलब कि कौन सी भाषा से लिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा माइक्रो, माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल होता है, यानी कि माइक्रो का मतलब छोटा होता है। कह रहा है कि हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, यानी कि किस भाषा से आया था ये माइक्रो टर्म। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो माइक्रो टर्म है ना, MICRO, ये जो माइक्रो टर्म है ये ग्रीक भाषा के जो है वो माइक्रोज शब्द से आया था। कौन से टर्म से, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ग्रीक भाषा के मैक्रोज टर्म से, है ना। यहाँ पर हम साइड में मेंशन करते हैं MIKROS, मैक्रोज, सॉरी माइक्रोज। और इस माइक्रोज का मीनिंग ही क्या होता है, स्मॉल, यानी कि छोटा। सो यहाँ पर ये समझ आ गया होगा कि हमने क्या कहा कि माइक्रो जो है ना टर्म, ये ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से आया था। यानी कि ये जो माइक्रोज लिखा हुआ है ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, और इस माइक्रोज का मतलब ही होता है क्या, स्मॉल, यानी कि छोटा। तो यहाँ पर ध्यान आ गया होगा आपका कि माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्धृत हुआ है, तो ग्रीक भाषा से उद्धृत हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यानी कि आर्थिक क्रिया का जो है कौन सा प्रकार आपको दिख रहा है भाई, तो प्रोडक्शन भी एक आर्थिक क्रिया ही है, और इसके साथ में ही कंजम्पशन जिसे हम उपभोग कह रहे हैं, और फिर एक्सचेंज यानी कि विनिमय, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसी तरीके से निवेश, बचत, ये सब भी क्या है, तो आर्थिक क्रिया के ही उदाहरण माने जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, है ना, बचत, निवेश, ये सब सभी चीज़ें क्या हैं, तो आर्थिक क्रियाएं ही हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या फिर कारक निम्न में से कौन से हैं। तत्व की जगह हम कारक भी बोल सकते हैं। तो मांग को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं ये बताइए पहले। तो मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। क्वेश्चन को अंग्रेजी में भी पढ़ लें। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड, यानी कि उन फैक्टर्स को बताइए जो कि डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है यानी कि प्रभावित करता है। यानी कि बहुत सारे कारणों की वजह से मांग या तो घट जाती है या फिर मांग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति को ही हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो मांग को प्रभावित करने वाला सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो है उस वस्तु का मूल्य, यानी कि कीमत या फिर मूल्य, प्राइस, यानी कि उस वस्तु का कीमत ही जो है ना सबसे ज़्यादा मांग को प्रभावित करता है। जैसे हम लोग मांग के नियम के अनुसार जानते हैं कि यदि कोई वस्तु जो है वो महंगी मिलती है तो सामान्यतः लोग उस वस्तु की डिमांड कम कर देते हैं, और जब यह वस्तु सस्ती हो जाती है तो लोग उस वस्तु की मांग अधिक करते हैं। ये तो हमें मांग के नियम के अनुसार पता चला था कि यहाँ पर मांग और मूल्य दोनों में कैसा संबंध है, तो दोनों में यहाँ पर ऋणात्मक संबंध है, नेगेटिव रिलेशन है। और इसी चीज़ को एक्सप्रेस हम कैसे कर सकते हैं, प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, यानी कि क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन ये भी बात ध्यान रखिएगा कि मूल्य के साथ अगर किसी वस्तु का जो है वो यहाँ पर मांग संबंध कैसा बना हुआ है, विपरीत बना हुआ है, तब हम इसे कहते हैं सामान्य वस्तु। क्या कहते हैं, सामान्य वस्तु कहते हैं, यानी कि जनरल गुड्स कहते हैं। क्या नाम दिया है, सामान्य वस्तु, मतलब कि ऐसा जो है वो सामान्यता होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे इसे सामान्य वस्तु कहेंगे, ठीक है, यानी कि जनरल गुड्स कहेंगे। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि मूल्य के साथ कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिसका सीधा संबंध देखा जाता है, यानी कि वस्तुएं महंगी होती है तभी उसके डिमांड अधिक किए जाते हैं, और जैसे ही वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। कहेंगे सर ऐसा होता है क्या, बोल हाँ बिल्कुल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये बात हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं, तो मांग के नियम का अपवाद में। कहाँ पढ़ते हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में। तो यहाँ पर मांग का जो नियम का अपवाद होता है वो बताता है कि मूल्य बढ़ने से मांग बढ़ जाएगा और मूल्य घटने से मांग घट जाएगा। कब, कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो हम लोग लिखते भी हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो मांग भी बढ़ जाती है, और वस्तु का मूल्य घट जाता है तो मांग भी घट जाता है। ये कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, ठीक है। जैसे कि अमीर वर्ग द्वारा जनरली जिस वस्तु का डिमांड किया जाता है, अगर उसका कीमत थोड़ा सा बढ़ गया तो भी वो अपनी डिमांड को घटाता नहीं है बल्कि खरीद लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मांग का नियम का अपवाद कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू होता है, जैसे कि शादी विवाह, क्योंकि इस मौके पर कुछ विशेष तरह के कपड़े, मिठाइयाँ, ये सब खरीदना होता है, और उस स्थिति में उसके दाम ज़्यादा भी रहें तो भी उसको लोग खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो अनिवार्यता हो गई है, ठीक है। खास करके मान लीजिए हिंदू रीति रिवाज से अगर शादी ब्याह हो रहा है तो सिंदूर जो है वो लोग लगाते ही हैं, और ऐसी स्थिति में वो महंगी भी मिले तो भी लोग उसे परचेज करते ही हैं। इसी ढंग से वहाँ पर कपड़े, मिठाइयाँ, तो ये सब कुछ विशेष मौके हैं। जैसे दीपावली के टाइम में दिए का कीमत अगर बढ़ जाता है तो भी लोग दिया अधिक खरीदते हैं, क्योंकि उस टाइम में ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर मांग का नियम का अपवाद कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू होता है, जो कि मांग और मूल्य दोनों के बीच धनात्मक संबंध को बताता है। और इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांड। और जहाँ पर ऐसी जो है सिचुएशन देखी जाएगा ना, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी आपको, तो यहाँ पर आप समझिएगा क्या, इसे गेफीन वस्तु, क्या नाम देंगे, गेफीन वस्तु नाम देंगे। तो ये दो रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो मांग को प्रभावित तो जरूर कर रहा है, एक तो ऋणात्मक संबंध बता रहा है मूल्य के साथ, एक जो है धनात्मक संबंध बता रहा है मूल्य के साथ। तो यानी कि वस्तु का मूल्य जो है वो मांग को जरूर प्रभावित कर रहा है। सो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फैक्टर, यानी कि दूसरा ऑप्शन, ठीक है। मैंने कहा ना कि इस क्वेश्चन पर हम डिटेल में भी बात करेंगे एक एक चीजें। तो दूसरा हम लोग फैक्टर यहाँ पर ले लेते हैं क्या, इनकम, यानी कि उपभोक्ता की आमदनी। तो जैसे ही उपभोक्ता की आमदनी जो है वो बढ़ जाती है तो लोग वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी आमदनी बढ़ जाए
तो हम जो है ना कुछ वस्तुओं की डिमांड को बढ़ा देते हैं, पहले की अपेक्षा ज़्यादा करने लगते हैं डिमांड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ती है तो हमें जो लालसाएँ होती है मन में कि हम भाई जब पैसा आ जाएगा तो ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, तो हमारा क्या होता है ना, इनकम बढ़ने के साथ कुछ वस्तुओं की डिमांड को हम बढ़ा देते हैं। तो और इनकम घटने पर उस वस्तु की डिमांड को भी हम घटा देते हैं। अगर यहाँ पर मूल्य और आय और मांग में, आय और मांग, इनकम तो नहीं है, प्राइस तो नहीं है, यहाँ पर क्या है, इनकम है। तो आय और मांग के बीच में अगर धनात्मक संबंध देखा जा रहा है तब ये ध्यान रखिएगा ये कौन सी वस्तु होगी, तो इसे भी हम लोग सामान्य वस्तु कहेंगे। ठीक है, इसे भी हम लोग सामान्य वस्तु कहेंगे। लेकिन प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड का, तब सामान्य वस्तु। लेकिन आय के साथ सीधा सीधा संबंध है, तब कह रहे हैं सामान्य वस्तु। तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। जो मैंने पीछे मूल्य के साथ बताया वो अलग थी और ये अलग है। ठीक है, लेकिन नाम दोनों का दिया जा रहा है क्या, सामान्य वस्तु। अब चलिए, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि अगर हम देखें कि किसी किसी वस्तु का डिमांड कंज्यूमर क्या करता है, आमदनी बढ़ने के साथ साथ उसकी डिमांड को कम करने लगता है। यानी कि जैसे आमदनी ज़्यादा हो गई तो हम क्या किए, बाइक परचेज कर लिए और उसके चलते हमने जो है साइकिल की डिमांड को घटा दिया। ठीक है, तो ज़्यादा इनकम होने पर जिन वस्तुओं की डिमांड, देखिए ज़्यादा इनकम होने पर जिन वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होती है उसे हम सामान्य वस्तु कह रहे हैं। अंग्रेजी में हम इसे नॉर्मल गुड्स कहते हैं। और जिन वस्तुओं का डिमांड घट जाए, कब, इनकम बढ़ने के साथ, तब हम इसे जो है वो क्या कहते हैं, अभी दिखाएंगे आपको हम। इसके उल्टा भी हो सकता है कि जब इनकम कम हो जाएगा आपका, तब फिर उन्हीं वस्तुओं की डिमांड को आप ज़्यादा पहले की अपेक्षा करने लगते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच अगर रिलेशन देखें तो आय और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, तो इसे हम लोग जो है वो निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं। कौन सी वस्तु कहते हैं, तो निम्न कोटि की वस्तु। कोटि मतलब होता है कैटेगरी, लो कैटेगरी का, है ना, जिसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्या, तो निम्न कोटि की वस्तु को एक लाइन में या फिर एक अंग्रेजी वर्ड में कहते हैं इन्फेरियर गुड्स। क्या कहते हैं, इन्फेरियर गुड्स कहते हैं। सो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि यदि आय और मांग में सीधा संबंध है तो सामान्य वस्तु है, और यदि आय और मांग के बीच विपरीत संबंध है तो फिर ये निम्न कोटि की वस्तु है, या फिर कह लीजिए कि इन्फेरियर गुड्स है। तो आय वाला भी हम लोगों ने बात कर लिया कि ये भी मांग को प्रभावित करता है। आइए ऑप्शन सी के ऊपर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बिल्कुल उपभोक्ता की जो रुचि होती है ना, ये भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर आप लोग अर्थशास्त्र में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो आप इकोनॉमिक्स की ही जो है वो ना बहुत सारी अलग अलग किताबें खरीद करके अपने पास रख लेते हैं, और यानी कि आप डिमांड ज़्यादा करते हैं सीधे तौर पर कहें तो। लेकिन यदि किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपका जो है मन नहीं लग रहा है पूरी तरह से, तो फिर आपको लगता है कि इस दुनिया से बाहर ही निकल जाएं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता की रुचि भी यानी कि मांग को प्रभावित कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको रसगुल्ले खाने का बहुत मन है ना, तो रसगुल्ले की डिमांड ज़्यादा करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। यानी कि डिमांड जो यहाँ पर प्रभावित हो रहा है वो किसकी वजह से, उपभोक्ता की रुचि की वजह से भी डिमांड प्रभावित होता है। इसके साथ ही मान लीजिए कि किसी वस्तु को लेकर के आपके मन में कोई रुचि नहीं है, चाहे तो वो आपको फ्री में मिल रहा है, फिर भी आप कहते हैं नहीं, कंज्यूम नहीं करेंगे, ये चीज़ हमें पसंद ही नहीं है। तो इस तरह से जो है वो कीमत, उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की रुचि, ये सब सभी चीज़ें जो है वो वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। यानी कि यही सब सारा है क्या, फैक्टर्स अफेक्ट्स डिमांड। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि ये तो 3 कारक हो गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर हम लोग क्या जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से भी जो वो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट की वजह से भी डिमांड ज़्यादा होता है। क्योंकि जब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो ज़्यादा लोगों के बीच में उसके जो है वो क्या पहुँचते हैं, तो ज़्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचता है पहले, और जैसे ही अवेयरनेस ज़्यादा पहुंचेगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो लोग उस वस्तु के बारे में जानते हैं अच्छे से और फिर उसकी डिमांड को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके उल्टा भी हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि समय और मौसम, जैसे कि फेवरेबल टाइम में वस्तुओं की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। फेवरेबल सीजन का मतलब क्या है, समझिए जरा ध्यान से। हम लोग इसको कहते हैं अनुकूल समय एवं मौसम। मान लो कि ठंड के दिन हैं, अब ठंड का दिन में क्या होता है, स्वेटर, रजाई, कंबल, मफलर, इन सब की डिमांड ज़्यादा हो गई। लेकिन गर्मी का दिन आ जाता है तो उस समय जो हो उन चीज़ों की डिमांड, यानी कि जो अनफेवरेबल गुड्स हैं या प्रतिकूल समय और मौसम में जिसका उपयोग किया जा रहा है, तो उन वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाएगी, कम रहेगी या फिर कम घट जाएगी।
तो यहाँ पर फेवरेबल टाइम में वस्तुओं की मांग बढ़ती है, अनफेवरेबल टाइम में डिमांड घटती है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु का मांग जो है वो इन सारी चीज़ों से भी प्रभावित तो होता है। इसके अलावा जो वस्तु की मांग है ना, वो उसको प्रभावित करने अन्य कई सारे ऐसे कारक हैं जो हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे, मतलब बहुत लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मांग को प्रभावित करने का मतलब है मांग को या तो घटा देना या फिर मांग को बढ़ा देना। ये तो कई सारे जो है फैक्टर्स हो सकते हैं इस प्रकार से जो मांग को प्रभावित करते हैं या फिर मांग पर असर डालते हैं। तो ये सब मैंने डिटेल में कर दिया है, इनमें से सभी आपका जवाब सही हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा अगर यहाँ तक आपने देखा है तो, कि पॉपुलेशन बढ़ने से यानी कि देश के अंदर में जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो वस्तुओं की मांग क्या होगी, वस्तुओं की मांग घटेगी या बढ़ेगी, आप लोग करके बताइएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि जनसंख्या अगर बढ़ गई देश के अंदर में तो डिमांड क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अभी फटाक से कमेंट करिए पहले कि जनसंख्या बढ़ने से वस्तु की मांग क्या होती है। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए फिर अगली जो है वो वीडियो फटाफट से अपडेट दे देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ जो है वो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी विधि अपनाई जाती है, यानी कि विच मेथड इज एडप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए बताइए कौन सी जो है वो विधि को अपनाया जाता है। तो भारत के अंदर में तो वैसे नहीं पूछ रहा है, सीधा सीधा पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो राष्ट्रीय आय मेजर करने के लिए हम यहाँ पर जानते हैं क्या है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। हमने नोट्स में आपको जो है वो दे दिया है चीज़ें क्या क्या। तो इनकम मेथड यानी कि आय विधि से हम लोग जो है राष्ट्रीय मेजर करते हैं। उसके बाद मैंने लिखवाया था व्यय विधि यानी कि खर्च विधि जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद उत्पाद विधि जिसे हम वस्तु की जो है यहाँ पर वस्तु और सेवा की विधि भी कहेंगे। तो ये जो है 3 अलग अलग मेथड्स हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। तो तीनों में से तीनों यहाँ पर सही हैं। यही जो है राष्ट्रीय आय को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स माने जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग जाते हैं। एक चीज ध्यान में आया होगा आपका कि जितने भी हमने 4 अभी क्वेश्चन किए थे उन सारे 4 क्वेश्चन के बारे में हमने जो है वो क्या कहा कि ये सब सारा जो है वो डिमांड से रिलेटेड है, या फिर देख रहे होंगे कि आर्थिक क्रिया से संबंधित है, या फिर जो है माइक्रो का अर्थ पूछ लिया, या फिर जो है वो धन से संबंधित जो परिभाषा है एडम स्मिथ का उससे संबंधित पूछ लिया। तो अभी जो हम लोगों ने लगातार 4 क्वेश्चन किए वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का था, लेकिन जो 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, यानी कि 2013 में गड़बड़ी से आ सकता है ना। तो उस समय जो है वो ये गड़बड़ी से ही हुआ था कि 2013 में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया गया था माइक्रो के साइड में। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है ना, ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो 5वां क्वेश्चन के बाद अब हम लोग सीधा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर आ गए, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित अभी हम लोग 5 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो यहाँ देखिएगा ये भी 2013 का ही क्वेश्चन है, साइंस और कॉमर्स वाले सेक्शन में ही जो है वो जाकर के पूछा गया था जैकपुट द्वारा। तो देखिए पहला जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रा का कार्य है, यानी कि फंक्शन ऑफ मनी इज, यानी कि मुद्रा जो है कौन कौन से कार्य को करता है। जैसे हम लोग जानते हैं फंक्शन ऑफ मनी के रूप में क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय का माध्यम। मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। फिर क्या कहते हैं कि वस्तु के मूल्य का मापक भी है ना, कि वस्तु के मूल्य को मेजर कैसे किया जाता है, मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि मुद्रा का काम है वस्तुओं की कीमत को मापना, सेवाओं की कीमत को मापना। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तो मूल्य को लंबे समय तक स्टोर करना। जैसे कि मान लीजिए जब वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था दुनिया के अंदर में, अभी भी हालांकि प्रचलन में है, कुछ कुछ चीज़ें कम हो जाती है धीरे धीरे, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि हम अगर मान लीजिए कि वस्तु के रूप में ही कमा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको सेवाएं दिया भी और इसके बदले में आप हमें पैसे ना दे करके अभी के टाइम में मान लीजिए कि आप हमें दे रहे हैं टमाटर, हमें दे रहे हैं साग सब्जियां, तो हम उसे कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं भाई, 2 4 10 दिनों तक, उसके बाद तो खराब हो जाएगा। तो यानी कि उस समय मूल्य को एक लंबे समय तक स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि हम मुद्रा को लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि हमारे पास अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड ये सब आ चुका है, जिसे हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। यानी कि पैकेट में लेकर के चलना भी नहीं, आपको बस एक कार्ड रखिए और उसके जरिए आप सारे काम को निपटा लेते हैं।
तो मुद्रा के द्वारा ही ये सब सारी चीज़ें संभव हो सकी हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मुद्रा का पहला कार्य है वो क्या है, विनिमय का माध्यम। फिर क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मापक का भी काम करता है मुद्रा, और मूल्य का संचय भी करता है, मुद्रा का ही कार्य है। तो ये सब सभी जो है वो ऑप्शन हमारे सही निकल गए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन चक्रीय प्रवाह में शामिल है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो। तो हम लोग जान चुके हैं चक्रीय प्रवाह का मतलब क्या होता है कि देश के अंदर में जितने भी विभिन्न तरह की गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों से जो कुछ भी आय प्राप्त होता है वो आपस में ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच जो है पैसा आने की क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखे थे द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय, चतुर्क्षेत्रीय। तो हम लोगों ने हमेशा से क्या जिक्र किया चक्रीय प्रवाह में कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो है पैसा घूमते रहना चाहिए, और विभिन्न क्षेत्रों में क्या होगा, विभिन्न तरह की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने घरेलू क्षेत्र पढ़ा था, तो घरेलू क्षेत्र को हम लोग उपभोग क्षेत्र भी कहते हैं, तो उपभोग यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सही है। फर्म जो होता है चक्रीय प्रवाह में वो जो है क्या करता है, उत्पादन के साधन को खरीदता है घरेलू क्षेत्र से, है ना। तो यहाँ पर वो जो है उत्पादन के साधनों पर जो खर्चा करता है वो तो घरेलू क्षेत्र के पास पैसा पहुंच जाता है। तो यानी कि एक तरह का निवेश है किया हुआ फर्म के द्वारा। तो ये उपभोग जो है वो किसका हो गया, घरेलू क्षेत्र का। निवेश किसका हो गया, तो हम कह सकते हैं किसका, फर्म का। और यहाँ पर जो आय है ये तो दोनों का हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों में से चारों ऑप्शन में से तीनों सही नजर आए, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी कि हु सेड मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये डेफिनेशन दिया था प्रोफेसर हार्टले विदर्स ने। किसने दिया था, प्रोफेसर हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अगर मान लीजिए कि हम अपना मोबाइल बेच करके हम अपना मोबाइल किसी को दे दें और उसके बदले में हम अपनी ज़रूरत की वस्तु ले पा रहे हैं मार्केट से, तो इसका मतलब है कि हमारा मोबाइल भी क्या है, मुद्रा ही है इनके अनुसार, जैसा कि इन्होंने डेफिनेशन दिया है। यानी कि दुनिया की वो तमाम चीज़ें मुद्रा ही है जो मुद्रा के रूप में काम में आता है। जैसे कि मान करके चलिए कि हमारे यहाँ अनाज है, चावल। अब चावल को बेच करके या फिर चावल हमने किसी व्यक्ति को दे दिया और चावल के बदले में हमें क्या मिल गया, गेहूं मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि ये जो हमारा चावल है एक तरह का ये भी हमारा क्या है, मुद्रा ही है। यानी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये हार्टले विदर्स ने ही डेफिनेशन दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है। तो चौथा क्वेश्चन में आ गए हैं और ये क्या कह रहा है कि भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। यानी कि अंग्रेजी में बोले तो इन विच ईयर वेयर कॉमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड इन इंडिया। देखो भारत के अंदर में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ था। यानी कि फर्स्ट जब स्टेप लिया गया था तो कब, तो पहला स्टेप हुआ था हमारे यहाँ पर, वो कब हुआ था, तो 1969 में, यानी कि वर्ष 1969 में। कितने बैंकों का किया गया था उस टाइम, तो भारत के अंदर में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का उस समय नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, कितने बड़े बैंकों का, 14 बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, वर्ष 1969 में, यानी कि 1969 में। ठीक है, 14 बड़े बैंकों का। और उसके बाद सेकेंड स्टेप यानी कि दूसरे चरण में भी कुछ बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। और ऐसे बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1980 में। और कितने बैंकों का हुआ था उस टाइम, तो 6 अन्य बैंकों का भी नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर में नेशनलाइजेशन 2 स्टेप में हुआ था, एक तो 1969 में और दूसरा 1980 में। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में 6 अन्य बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है, 1969 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और ध्यान रखिएगा कि 1935 में कौन सा आया था, तो 1935 में आरबीआई जो है वो स्थापित हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, जो कि आरबीआई क्या है, तो यही हमारा जो है वो देश का केंद्रीय बैंक होता है, केंद्रीय बैंक। ठीक है,
अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत का, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो आगे आइए, यहाँ पर ये देखिए लास्ट क्वेश्चन हम आ चुके हैं, क्वेश्चन संख्या 5वां। क्या कह रहा है कि भुगतान संतुलन निम्न में से, है ना, भुगतान संतुलन में निम्न में कौन दृश्य मद है। देखिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना देश का, है ना, जिसे हम भुगतान संतुलन कह रहे हैं, उसमें कह रहा है कि कौन सी जो है विजिबल आइटम्स हैं, दिखने वाली मदें कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग समझें पहले कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में दृश्य और अदृश्य दोनों तरह के आइटम्स शामिल किए जाते हैं। कौन कौन सा, एक होता है हमारा विजिबल आइटम जिसे हम कहते हैं दृश्य मद, और दूसरा होता है इनविजिबल यानी कि अदृश्य मद। अब ये दोनों तरह की मदें जो है ना उसको शामिल किया जाता है भुगतान संतुलन में। सो ध्यान रखिएगा, अगली बार हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछे कि भुगतान संतुलन में शामिल किया जाता है केवल दृश्य मद को या केवल अदृश्य मद को, तो नहीं, दोनों मदों को, दृश्य और अदृश्य। इसे हम क्या कहते हैं, दृश्य यानी कि दिखने वाली वस्तुएं, और यहाँ पर क्या कहते हैं, अदृश्य, जिसको हम लोग सेवाएं कहेंगे। क्योंकि सेवाएं तो दिखती नहीं है, हम अपना इंजीनियर दूसरे देश में भेजे, वहाँ से पैसे की कमाई होती है, हम अपना जो है वो डॉक्टर जो है विदेश भेजे, वहाँ से पैसे की कमाई होती है, हम वहाँ के डॉक्टर को यहाँ पर लाए तो यहाँ पर भी हम लोग सर्विस लिए। क्या है, सर्विसेज जितनी भी तरह की हैं सब क्या हैं, इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं, और जितने भी तरह की वस्तुएं हम लोग खरीदते हैं वो क्या हैं, दृश्य मदें हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मशीनें दिखाई देने वाली वस्तु है, कपड़ा, सीमेंट, ये सब सभी क्या है, दृश्य मदें हैं। ठीक है, अगर ये सब सारी चीज़ें हम दूसरे देशों से लेन देन करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनविजिबल साइड में नहीं बल्कि विजिबल साइड में जो है वो नोट किया जाएगा कि कितने रुपए का जो है वो मशीन, कितने रुपए का कपड़ा, कितने रुपए का सीमेंट लेन देन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी। इसी प्रकार से मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक रखते हैं इतना ही। जय हिंद।